ऑलराइट, 4 लोग, आप लोग का वो बन चुका है पोर्टल। अब जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से इमेज और सब कुछ, सारे भाई स्टडी टीचिंग रोबोट वाला मटेरियल्स, सर स्टडी मटेरियल में। हाँ, सर क्या चीज? सर वो है, वो माई टीचिंग रोबोट वाला सर, वो वेबसाइट में मिलेगा सर ये। क्या कह रहे हो? हेलो सर कहाँ हाँ, से सर, मैं डाउनलोड करेंगे? ये बोल अब रहा वो हूँ आप लोग को बता दिया जाएगा अभी वेबसाइट थोड़ा। पे। हम लोग यहाँ पे थे ना, एनर्जी फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी, राइट? टाइडल मतलब क्या होता है? टाइड 2 तरीके के होते हैं, कौन सा? हाई टाइड लो टाइड। हाँ, हाई टाइड एंड लो टाइड, राइट? देखे होगे समुद्र के पास एक लहर आती है, फिर वो लौट के चली जाती है, राइट? क्यों भाई? देखे हो ना, समुद्र में जो लहर होती है, एक हाई टाइड होती है, वो आता है और फिर वही हाई टाइड फिर चला जाता है। तो बोल ही नहीं रहे, सब साइलेंट हो गए, क्या बात है भाई? हाँ सर। यस सर। तो उसी को कहते हैं टाइडल, और उसी से कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और उसी को टाइडल एनर्जी कहेंगे। आई थिंक सबने शायद पढ़ा है, शुएब ने छोड़ दिया था बीच से, इस वजह से उसको नहीं पता हो कहाँ हम लोग हैं। हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था यहाँ एडवांस सोलर सेल, शायद, है ना? हेलो, यस सर। कहाँ मैं कंप्लीट किया था सोलर सेल? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ही पूछ लेता हूँ, छोड़ो रहने दो तुम लोग। बताओ भाई, देख लेता हूँ कहाँ कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल्स बताओ, क्या होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? जल्दी एक एक करके बताओ, कोई एक बताओ, फिर उसके बाद दूसरा पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे, चौथा। चलो भाई, शुरू करो। सर रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स जैसे कि कोई ऐसी नेचुरल में से मिली हुई चीज जो अनलिमिटेड हो, और अनरिन्यूएबल मतलब कि जो उसके लिमिटेड ही, मतलब कोई लिमिटेड ही ये थिंग्स हो नो, उसकी। अनलिमिटेड हो, राइट? रिन्यूएबल में, हाँ, अनलिमिटेड रिन्यूएबल में, और अनरिन्यूएबल में जो लिमिटेड थिंग्स हो उसमें। नॉन रिन्यूएबल इसको कहते हैं, अन नहीं। हाँ, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल्स में लिमिटेड चीज होती है, राइट? यस और सर। बताओ, और बताओ, कोई और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल्स में और पॉइंट बताओ भाई। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट? यस इट यस इज नॉट सर। क्रिएटेड बाय अस। सब भूल गए हैं बकरीद के बाद, लग रहा है मेरे को। और नॉन रिन्यूएबल्स में क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ? एग्जाम्पल बताओ रिन्यूएबल्स और नॉन रिन्यूएबल्स के एक। सर रिन्यूएबल का हो जाएगा वुड, वुड। और सर नॉन रिन्यूएबल का हो जाएगा कोल। कोल। कोल हम खुद बना सकते हैं, हाँ ऑब्वियस से बना सकते हैं। और नेचुरल गैसेस सारे, ठीक है, पेट्रोलियम्स, ये नॉन रिन्यूएबल्स में आएगा। रिन्यूएबल्स मतलब सिंपल से ये देखो कि जो अनलिमिटेड हो हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे कह सकते हैं अनलिमिटेड हो, और वो क्रिएटेड बाय, सॉरी नॉट क्रिएटेड बाय अस होगा यहाँ पे, नॉट क्रिएटेड, हम उसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है? एक मिनट, मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय अस, खुद से जनरेट कर सकते हैं, सॉरी मैन, माय बैड। और ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग जनरली नहीं करते हैं अपने से, और वो कौन सा सोर्स होता है जिससे हमें मिलता है ये एनर्जी? फॉसिल फ्यूल्स। भूल गए सब क्या भाई? हेलो, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है भाई, जल्दी बताओ कोई एक। सर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
ऑल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ऑफ एनर्जी, राइट? तो हम ये कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स है। जनरली इसे हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मली, which can be created by us. कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल बताओ। ये सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिससे कि हम मतलब ट्रेडिशनल फैमिलियर है, जैसे कि हमारा वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चारकोल है, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। ठीक है। वाटर, यस सर। वाटर कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? कन्वेंशनल है। ओके, कन्वेंशनल है, राइट। और कन्वेंशनल को हम क्या कह सकते हैं? रिन्यूएबल कहते हैं या नॉन रिन्यूएबल जनरली? सर हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं कन्वेंशनल को। कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल्स कहते हैं, राइट? यस सर। और उसी का अपोजिट क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि अपोजिट हो जाता है इसका, राइट? यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो। नो सर। ओके, मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, एंड नॉन कन्वेंशनल इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? एग्जांपल आपको पता है ऑब्वियस से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप लोगों ने पता किया हुआ है ऑलरेडी, पता है कि क्या क्या फॉसिल फ्यूल्स होता है, कैसे बनते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी, राइट? नेचुरल गैस सीएनजी, उसका क्या यूज है, और इसके एडवांटेज भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एक बार 2-3 पॉइंट बताओ मेरे को, फट से आगे बढ़ा जाए। पढ़ के ही बता दो भाई, पढ़ाई तो आप लोगों ने की नहीं है वैसे भी बकरीद में, देख के ही बता दो क्या लिखा हुआ है। सो फॉसिल फ्यूल्स अर्थ के बहुत सारे प्लेसेस पर इजीली एक्सेसिबल है, और आज हम लोग का ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉसिल फ्यूल्स से ही होता है। ठीक है। और फॉसिल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उससे हम लोग बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हीटिंग होम्स में और पावरिंग ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सर ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, हम डिसएडवांटेज में ये कह सकते हैं, और इससे लैंडस्केप वगैरह ये सब डैमेज भी हो जाता है। लैंडस्केप कैसे होता है जब हम, हाँ बताओ। और सर ये जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हाँ, कि ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सब होता है। ठीक है, ठीक है। और बस सही है, सारे पॉइंट सही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। थर्मल पावर पॉइंट बताओ, थर्मल पावर पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज थर्मल? थर्मल मतलब क्या होता है भाई? हीट में भी। हाँ थी, हीट। तो हीट से जो पावर प्लांट बनते हैं वही क्या होते हैं थर्मल पावर पॉइंट, ये बता दो मेरे को। सर हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज करके वाटर को गर्म करते हैं, उसके बाद जो वाटर वेपर होता है उससे हम लोग रोटेट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टर्बाइन। हाँ टर्बाइन को रोटेट करते सिंपल सा एक एग्जांपल है, चलते हैं। हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? यस ठीक है, सर। यस सर। यही होता है किसमें? और थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, मैंने ये पूछा आप लोगों से, आप लोगों ने पूरा प्रोसेस बता दिया कि भाई शाफ्ट होते हैं, डायनेमो होते हैं, उसमें हीट देते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब वाटर से जो पानी बनाई जा सकती है, कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। वाटर्स हाइड्रो पावर प्लांट्स का एग्जांपल्स अगर बात की जाए तो आपको डैम्स वगैरह के बारे में पता है। ठीक है, डैम्स से कैसे पानी निकालते हैं ये भी पता, उस दिन मैंने बताया था सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, आर्टिफिशियल स्टोरेज भी पता होगा। डैम्स, पेन स्टॉक क्या होता है? उस दिन बड़ी बात हुई थी पेन स्टॉक की।
बताओ भाई, इतना देर में तो देख के बता देना चाहिए पेनस्टॉक। सर वही आपने बताया था ये मतलब कैसे बताऊं? जैसे सर हमारा कोई डैम वगैरह रखा हुआ है और फिर उससे जो वो बड़ा सा पाइप होता है फिर उससे टरबाइन फ्लो ऑफ वाटर के लिए यूज होता है, राइट? जिससे टरबाइन मूव होता है। एक्चुअली ये बहुत बड़े सा एक पाइप होता है जो डैम, अगर ये है पूरा, ये डैम है, राइट? ऐसे वाटर निकलता है और यहीं पे क्या लगा रहता है आपका डायनेमो। डायनेमो में शाफ्ट वगैरह होता है, यहाँ पे मोटर्स होता है और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, पाइप जो होता है पेनस्टॉक्स, ये जनरली बहुत फोर्सली वाटर को डायनेमो के जो शाफ्ट होते हैं उस पर पड़ता है और ये मूव करने लगता है, राइट? और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होती है। व्हाट इट? और इसको पावर हाउस कहेंगे, पावर हाउस में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कट होने का मतलब ये होता है कि पावर हाउस में ही सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस नहीं की जाती है, ठीक है? जनरेट मतलब आगे तक उसको स्टोर करके आगे तक पहुंचाई जाती है। और ठीक है, प्रोड्यूस कहाँ की जाती है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अगर थर्मल पावर प्लांट में देखा जाए, अभी हम लोग थर्मली पे है ना, हाइड्रो पे, हाइड्रो पावर प्लांट पे देखा जाए तो वाटर जब मूव करता है उसके शाफ्ट को, पंखे कह सकते हैं हिंदी में, मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बट पावर हाउस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट टेल एंड पाइप्स क्या होता है, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बता देना चाहिए, 2 मिनट में फिर आगे बढ़ा जाए ना, आज खत्म करेंगे ये चैप्टर। सब बोर हो रहे हैं क्या? पढ़ाई करने का दिल नहीं है आज? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। बताओ भाई, टेल एंड पाइप क्या होता है? हाँ, मुझे लग रहा है सबने बकरीद जो का गोश्त खा पावर के सब हाउस बोल से रहे हैं। ठीक है, सुन रहा हूँ मैं। सब वो पाइप्स जो पानी को वापस पावर हाउस से ले जाते हैं। अच्छा, हाँ सही बात कहा जिसने भी कहा, आई थिंक शेमा, राइट? जब वाटर्स, जब पावर हाउस में सारे ये वाटर्स किसके थ्रू आते हैं, पेनेस्टॉक के थ्रू पानी यहाँ पे आता है, तो ये पानी यहाँ पे तो इकट्ठा हो जाएगा पावर हाउस में, जाहिर सी बात है ना, ये पूरा फ्लो हो रहा है, यहाँ से कहीं निकलने का वो नहीं है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक पाइप लगा दी जाती है, इसी को कहते हैं टेल एंड पाइप, राइट? टेल एंड पाइप का काम होता है कि इरिगेट करना पावर हाउस से वाटर को, ठीक है? बहुत बेसिक चीजें, जानने की जरूरत वैसे भी नहीं थी, लेकिन देखें कि कितना पढ़ाई किया आप लोगों ने। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है। वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, वर्किंग्स पढ़ना, अच्छा सब कुछ पढ़ लेना भाई। मैं आगे अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर पीछे हम लोग चले जाएंगे ना। एडवांटेज ऑफ हार्सनिंग ऑफ हाइड्रो एनर्जी, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेशन पूरा दे रहा हूँ, चलो हटो। द मेजर बेनिफिट ऑफ हाइड्रो, इट इज प्रोवाइड पावर विदाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हाइड्रो एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स बिना बर्न की सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी फ्यूल्स बर्न नहीं कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन से मतलब कि वो अफेक्ट नहीं करेगा एटमॉस्फेयर पे, राइट? तो इसका ये एडवांटेज हुआ हाइड्रो का। और बहुत सारी चीज़ें, ये एसेंशियल फ्री है, कॉमर्शियल कॉस्ट भी इसकी नहीं पड़ती है। जनरली डैम्स बनाते हैं वहाँ, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, ठीक है? डिसएडवांटेज इसके लिमिटेशंस ये होती है कि अगर बरसात के मौसम में तो चलो पानी हो रहा है, जब सूखा पड़ जाए तो पानी ऑब्वियस नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो हाइड्रो इज डिपेंड ऑन वाटर, राइट? जहाँ पे वाटर नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो सकती हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू, ठीक है? बायोमासेस की बात किए थे हम लोग, बायोमास की बात किए थे हम लोग,
प्लांट और एनिमल्स से प्लांट और एनिमल के जो कंटेंट बॉडीज होते हैं उनसे मिलते हैं जनरली। काउ डंग्स ले सकते हैं एग्जांपल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जूस एक्सट्रैक्ट बाय गन्ने। गन्ने का एक्चुअली जो खेत होता है, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ, खेत जब कट करते हैं ना तो उसको नीचे से पूरा नहीं कट करते हैं, मतलब उसकी जड़ें नहीं निकालते हैं, खासतौर से शुगर केन के, राइट। उसको कट कर देते हैं बीच से नहीं, थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। और वो सारा जो फर्टिलिटी में काम आ जाता है, फिर उसको सुखाते हैं और बर्न करते हैं नहीं करते हैं तो उसको फर्टिलिटी के पर्पस से यूज कर लेते हैं फिर, क्योंकि शुगर केन में बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं जो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, फर्टाइल के लिए, ठीक है। बायोमास, इसी वजह से बहुत सारे अगर जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनका मतलब खेत जो है वो अगर फर्टाइल नहीं हो रहा है तो उसमें शुगर केन उगा लेते हैं, ठीक है। और शुगर केन जब उगा लेंगे फिर उसके बाद कोई और फसल लगाएंगे उसमें, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन उसका मिलेगा, ठीक है। ये जनरली फार्मर्स की बातें होगी। बायोमास ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता ही है, काउ डंग केक्स, एनिमल डंग केक्स बनाते हैं और ये फ्यूल यूज किया जाता है इसको, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी हीट, और जो हाउस होल्ड में हमें यूज होता है। एक बहुत अच्छी चीज, हमें जो बर्निंग गैसेस निकलती है वो CH4 होती है, मेथेन, ठीक है। ये याद करना है, जो बर्निंग गैसेस निकलती हैं काउ डंग्स वगैरह से। एनिमल कैटल डंग एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, बचपन से शायद देखते आ रहे हो या सुने होंगे। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस, बायोगैस का प्रोडक्शन क्या होता है, बायोगैस प्लांट लगाते हैं, ठीक है। और उसमें फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप कैचेस, सबको कंफर्म है ना? हेलो, यस सर। एनारोबिक Yes, और sir. एरोबिक क्या होती है? सर एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस और एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन के बायोगैस प्लांट में काउ डंग को, जो काउ डंग होता है उसको डाला जाता है, तो किसके एब्से एनारोबिक होता है या एरोबिक प्रोसेस होता है वो पूरा? एनारोबिक एनारोबिक। हाँ, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें, ठीक है। ये याद कर लेना, शायद पूछ सकता है इसमें, ठीक है। एनिमल डंग्स को और भी बहुत सारी चीज़ फर्टिलिटी में भी यूज किया जाता है। एनिमल डंग्स कंटेन वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फर। नाइट्रोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। फॉस्फोरस विच कैन बी रिटर्न इन द, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस से, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोगैस प्लांट लगाते हैं, फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट होता है, और ये इसका एडवांटेज क्या होता है, इट इज अ क्लीन फ्यूल एंड चीपर देन अदर फ्यूल्स, राइट। सरली लिफ्ट प्लांट आफ्टर द बायोगैसेज, और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है हमें ये सारी चीजें, ठीक है। पैसे भी नहीं बहुत ज्यादा लगते हैं, खर्च होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से हमें उस पूरे प्लांट को खाली करना होता है और कुछ देर, मतलब पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना होता है। ये इसका पूरा डिसएडवांटेज है। इनिशियल कॉस्ट बायोगैस का बहुत हाई होता है, बट फिर 2 या तीसरी बार ठीक हो जाते हैं, पैसे कम लगने लगते हैं। और क्या हो सकती है, एक्सप्लॉइट एनर्जी बायोमास ऑफ इट्स प्रैक्टिकल यूज। लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल डंग इज रिक्वायर्ड फॉर फीड ऑफ बायोगैस, ऑब्वियस है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल डंग्स यूज होते हैं। जनरल शहरों में नहीं लगा सकते, यहाँ कैटल डंग्स इजिली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली, वही कह मेंटेनेंस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट। तो दैट्स काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है उसका बायोगैस प्लांट का। विंड एनर्जी का आपको पता ही है, विंड मिल देखा ही होगा। विंड मिल्स बना के तो नहीं दिखा सकता हूँ, विंड मिल देखा होगा, घूमता रहता है बिल्कुल पंखे की तरह, राइट। और उससे इलेक्ट्रिक वो शाफ्ट से कनेक्ट होता है मोटर, मोटर को डायनेमो भी कहते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा था आसिफ ने मेरे से कि डायनेमो क्या होता है। डायनेमो वो जगह होती है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। डायनेमो के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आगे पढ़ोगे शायद, छोड़ दो। मोटर जब पढ़ोगे ना, मोटर एंड डायनेमो, शायद इलेक्ट्रिक का तब पता चलेगा, ठीक है।
तो विंड मिल भी पता होगा। एडवांटेज ऑफ हार्सनिंग विंड एनर्जी क्या होता है? यूज ऑफ विंड एनर्जी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है जनरली, ठीक है। विंड एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कोई पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल एंड रिवर्सिबल सोर्स होते हैं। इसको एयर ऑब्वियस है हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट पे एक एयर चाहिए, बहुत हाई और बहुत लो भी नहीं चाहिए कि उसके शाफ्ट घूमी ही ना। पंखा होता है, पंखे को एक पर्टिकुलर वो चाहिए। मुझे एक और एग्जांपल पूछता हूँ, हम लोग को जैसे ऊपर फैन देखा होगा, सीलिंग फैन, उससे हवा क्यों लगती है हम लोग को भाई? कैसे लगती है? वो हवा प्रोड्यूस करता है या क्या करता है? क्लियर बताओ मेरे को अभी, बताओ भाई, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी न किसी को तो पता ही होगा। चलो मुझे नहीं लगता किसी को पता है, चलो ठीक है, पता करना। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सबसे पहले मेरे को बताओ। एक मिनट, सब सुन तो रहे हैं मेरी बात या सब? अच्छा, सबने माइक्रोफोन बंद कर रखा है, ऑन कर दो भाई कोई। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बताइए मेरे को। तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जैसे कि जैसे हम बोले द एनर्जी पोज बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशंस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाँ यहाँ से यहाँ मूव करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, रिमेंबर दैट। एंड पोटेंशियल एनर्जी और क्या सर होती है? पोटेंशियल एनर्जी सर वो मोशन में नहीं होती है, जैसे कि बिल्कुल स्टोर्ड उसमें नहीं एनर्जी, होती है। स्टोर्ड एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और mgh, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे स्टोर्ड है, सपोज करो कि क्या कह सकते हैं, एक पत्थर है, स्टोन है, स्टोन राइट, स्टोन स्टोर्ड है, जो 1-2 किलो का पत्थर है राइट, 2 kg का पत्थर है, ठीक है। इसमें क्या है, पोटेंशियल है, अगर ये रखा हुआ है तो इसमें कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। अगर इसको किसी को फेंक के मारते हैं तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर जाए जिसको टकराएगा फिर वहां पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें पता चलता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसके मास के ऊपर डिपेंड होता है जब भी वो मूव करता है। ये आप लोग इनर्शिया में पढ़े होंगे, आई थिंक 9th राइट, इनर्शिया जब पढ़े होगा तो। और इनर्शिया में क्या कहता है क्वेश्चंस कि अगर ऑब्जेक्ट भारी है, 1 kg है का है, और सपोज करो, अच्छा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो जनरली सभी कोई पूछता रहता है, 1 kg का रुई अगर लेके मार रहे हैं और 1 kg का कोई पत्थर लेके मार रहे हैं तो चोट किससे ज्यादा लगेगा, बता दो, किससे चोट लगेगा भाई? कोई बता रहा है? अरे ऐसे टाइप तो आप लोग को एकदम पता होने चाहिए ये सारी चीजें, हो क्या रहा है भाई, प्रैक्टिकल चीजें। फिजिक्स जब भी आप पढ़ो ना तो आप प्रैक्टिकल चीजों में अप्लाई करना सीखो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट ट्रू थिंग्स राइट, और जब तक आप इमेजिनेशंस या प्रैक्टिकल नहीं करोगे फिजिक्स नहीं समझ आने वाली है। आगे चल के इतनी बोरिंग लगेगी फिजिक्स, कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो फिजिक्स इज ऑलवेज प्रैक्टिकल यूजेस। तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, आप लोग बताओ मेरे को कि वो चीज, अगर 1 kg का पत्थर किसी को मारते हैं और 1 kg का अप्रोक्सीमेटली कॉटन यानी रुई से मारते हैं तो किससे ज्यादा चोट लगेगा, किससे कम लगेगा? सर तो पत्थर पत्थर से ही लगेगा। हेलो क्यों क्यों? सर, जो पत्थर का होगा सर उसका जो एरिया होगा वो मतलब कम होगा जो कॉटन होगी उससे। जरूरी तो नहीं है कि एरिया कम होगा, एरिया कम होने से कॉटन का एरिया ज्यादा होता तो ज्यादा जगह हमको चोट लगेगी बॉडी पे। सब वेट के अकॉर्डिंग, सब वेट है ना वो बन के सर उसमें सर जो वो क्या बोलते हैं मौसम, मतलब जो मूव करेगी सर वो पत्थर ज्यादा करेगा, कॉटन नहीं करेगा सर ज्यादा। पत्थर ज्यादा करेगा कॉटन नहीं करेगा, और बिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए So mass
हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा शिमाब ने बोला कि मास मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसके मास के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। मास की एसआई यूनिट न्यूटन होती है ना। ये मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, ये शायद पढ़ोगे आप लोग के लिए भी पढ़ने वाला होगा। 9th वाला जब पढ़ेंगे ना हम लोग चैप्टर सारा, अगले शीट जब पढ़ेंगे ये कंप्लीट करके तब पढ़ेंगे वो चीज। और मास और वेट के बारे में कुछ हम लोगों ने शायद सुना भी होगा, ठीक है। वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम्स होती है, ठीक है। मास हर जगह हर इंडिविजुअल पे सेम होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर मास हमारा 1 kg है और हम मून पे चले गए तो वहां पे भी हमारा मास 1 kg ही होगा, ठीक है। बट वेट जो होगा वो वैरी करेगा, ठीक है। वेट होगा वो वैरी करेगा। किसके यहाँ से थे भाई ये तीखा साउंड, मेरा कान फाड़ दोगे तुम लोग। चलो कोई नहीं। वेट जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशंस पे। इसी वजह से इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। 1 kg का अप्रोक्सीमेटली अगर 1 kg लेते हैं वेट यहाँ पे अर्थ पे, तो मून पे जाके 1/6 हो जाता है वो, ठीक है। बहुत छोटा हो जाएगा, 0.6 कुछ ग्राम का हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीजेस रुई के साथ और उसके साथ होती है। उसका मास ज्यादा है। किसका मास ज्यादा है? पत्थर का, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भारी सा है। मतलब ऑब्जेक्ट सेम मासेस के हैं अगर देखा जाए, बट अगर उसका ग्रेविटेशंस, अगर वो अर्थ पे बात की जाए, अगर ग्रेविटेशंस पे अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे हम पत्थर और रुई की कंपैरिजन से मार रहे हैं किसी को, तो ऑब्वियस है पत्थर के ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उसका वेट के ऊपर डिपेंड होता है। और वेट जब भी डिपेंड होगा उसमें मास, उसमें स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड होंगी, ठीक है। छोड़ दो ये, आप लोगों को अभी कंफ्यूजन हो जाओगे। सर मास दोनों सेम है सर, 1 kg है दोनों का सर। मास 1 kg है दोनों का। और मुझे एक और शायद क्वेश्चन पूछे तो तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर हम मून पे जाते हैं और 1 kg के पत्थर को मारते हैं वहां पे, और 1 kg के रुई से मारते हैं, तो वहां पे किससे ज्यादा चोट लगेगा? सर सेम रहेगा वहाँ भी सर। वहां पे एकदम सेम चोट लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उससे चोट लगेगा, उससे कम लगेगा। वहां सर पे ये समझ नहीं ग्रेविटेशन आया कम सर। हो जाती है। छोड़ दो, आगे सर ये बढ़ेंगे। समझ में नहीं आया सर, मास वाला सर। मास तो दोनों का सेम है, 1 kg। ठीक है, जब ये हम पढ़ाएंगे अगला मास चैप्टर। नहीं, वेट सेम है एक्चुअली, इसलिए। मास सेम है, 1 kg बोला सर ने। मास और वेट में जब हम लोग पढ़ेंगे ना सर बहुत तो डिफरेंट अगला होता है, लेकिन सर आपने 1 kg बोला ना दोनों कॉटन और वो पत्थर के लिए सर। ऐसा यूनिट क्या होती है मास की? केजी, राइट। kg होती है सर। और इसका वेट का क्या होता है? न्यूटन्स। हम लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं, सपोज करो आलू खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उससे क्या मांगते हैं? 1 kg मांगते हैं, राइट। यस सर। और वो हमें किस चीज पे तौल के देता है? तराजू पे, राइट। वो तराजू किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो ग्रेविटेशंस पे, वो वेट हो जाता है, ठीक है। छोड़ दो, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ। और नहीं, ये भी छूट जाएगा। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हाँ हो जाओगे, इस वजह से कि हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ पहुंच गए, ठीक है। वो तो बात की बात मैं बता रहा था, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बातें हो रही थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मूवेबल ऑब्जेक्ट में लगेगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, राइट। और कोई ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हो गया एक जगह तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होता है भाई? क्या होता है सोलर एनर्जी? जल्दी बताओ। जो एनर्जी हम लोग को सन से मिलता है। सन से प्रोड्यूस होता है। सन में फ्यूजन होता है या फिजन होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन्स और हीलियम्स के कुछ होते हैं ना। सब पढ़ाई तो की है सब, लेकिन सब भूल गए हैं सब बकरीद के चक्कर में। हीलियम्स का क्या? हाइड्रोजन और एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं। एक एटम्स दूसरे एटम से जनरेट होता है, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, इस तरह आगे प्रोडक्शंस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। फ्यूजन में, ठीक है। फ्यूजन में चैन हो जाती, चैन बन जाती है। हाँ, एक चैन प्रोसेस बनने लगते हैं और प्रोड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शंस उसके बढ़ते जाते हैं, कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी क्या होती है? ये भी हमें कॉस्ट फ्री होती है, सबसे पहली बात तो ये। और पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्लायंसेस
पुट कर सकते हैं, जनरली सोलर कुकर बना सकते हैं, सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं खाने वगैरह बनाने में, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ H एटम्स, H मतलब हाइड्रोजन एटम्स से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इज अवेलेबल इन ओनली लाइट, लाइट नहीं रहेगी मतलब सनलाइट अगर नहीं रहेगी तो ऑब्वियस है क्या सोलर लाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा, सोलर लाइट का नहीं प्रोडक्शन होगा, सोलर लाइट नहीं काम करेगी, ठीक है। इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी जगह नहीं लगा सकते क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सन वहां पे निकल रहा है हर टाइम। सोलर एनर्जी रिसीव बाय अर्थ इज क्वाइट डिफ्यूजिंग एंड स्कैटर्ड फॉर्म, हेंस ओनली पार्ट ऑफ यूटिलाइज, कुछ ही पार्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये क्या है, नॉट अवेलेबल इन द कांस्टेंट रेट ड्यू टू द क्लाउड फॉस्ट, अगर बादल आ गया तो काम करना बंद कर देगा, उस दिन लाइट नहीं जलेगी अगर सोलर लगा रहे हैं तो। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और सोलर सेल डिवाइस है, ठीक है। सोलर सेल और ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टेनिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल्स, ये नोट कर लो आप लोग, फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं सोलर एनर्जी को, राइट। The process of generating electricity directly from sunlight is referred as a photovoltaic cell, voltaic मतलब जो सनलाइट से आता है रे और सोलर सेल से एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसी, ये जो सोलर सेल इसको कहते हैं बेसिकली, इसी को क्या कहते हैं सोलर सेल को। अरे देखा होगा ना एक प्लांट ऊपर लगा रहता है, फिर लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और इसी को कहते हैं फोटो वोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। सोलर सेल मेड अप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर कैन 10 to 15% ऑफ सोलर एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर पता ही आपको सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या होता है भाई सेमीकंडक्टर, कोई बताएगा? सब 10th दिए हो ना यार तुम लोग, क्या पढ़ाई किया 10th में? चलो मत बताओ। हाँ सुन सर रहा हूँ जिसमें सर जिसमें सर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सर उसका फ्लो मतलब बहना कंडक्टर और आइसोलेटर के बीच होता है, सेमीकंडक्टर कहते हैं सर। कंडक्टर और आइसोलेटर के बीच में, हाँ, कह सकते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सर यही सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल। सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो देखा होगा ना, जो यस सर। मोबाइल्स में यूज होता है वो भी सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी है कि वो सेमी कंडक्टर है, इसमें यस सर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास हो सकती है और नहीं भी पास हो सकती है, वो बात छोड़ होती देंगे। है। हाँ, यस यस सर। दोनों उसकी प्रॉपर्टीज में आती हैं, ठीक है। यस सर। इसी वजह से मोबाइल वगैरह या फिर कोई चिप या टीवी का जो रिमोट होता है उसमें भी सेमी कंडक्टर का यूज किया जाता है, और सेमी कंडक्टर का एक एग्जाम्पल सिलिकॉन होता है, सिंपल सा, ठीक सिलिकॉन है। गैलियम वगैरह सर। गैलियम भी कह सकते हैं, आर्सेनिक गैलियम, ठीक है। यस सर। सेलेनियम इज अनदर मटेरियल ऑफ सोलर सेल हैविंग एफिशिएंसी 25%, सबसे ज्यादा सेलेनियम की ही होती है, लिख लो और याद भी कर लो। ये वाला टॉपिक जो है ना, ये पूरा सोलर सेल मटेरियल्स, इसको जरा पढ़ना और 2-4 क्वेश्चंस बताओ फट से, अभी सब के सब, ठीक है। अरे चला गया क्या? चला गया सर इसके। यस सर। एक मिनट, ये इसको क्या हो गया अचानक से? अब देख रही आप लोग स्क्रीन, हाँ यहाँ पे सोलर सेल मटेरियल्स की बात कर रहे थे ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ के मेरे को कुछ क्वेश्चंस बताओ।
हो गया भाई? यस सर। बताओ सबसे एफिशिएंसी क्या कह सकते हैं, मटेरियल्स कौन सा है सोलर सेल में? सेलेनियम। सेलेनियम। सेलेनियम्स की प्रॉपर्टीज ये होती है कि सबसे ज्यादा क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सबसे बेस्ट सेमी कंडक्टर्स होता है, ठीक है। इसी वजह से अगर आपको हाई प्रोडक्शंस में सोलर सेल का यूज करना है तो आप सेलेनियम की शीट लगवा सकते हैं, ठीक है। और गैलियम आर्सेनाइड उसी तरह होता है, वो भी एक मटेरियल्स होता है जिसमें 20 से 25% सेमी कंडक्टर यूज होता है। हाँ सर ये गैलियम है क्या जर्मेनियम, क्या होगा सर यहाँ पे? गैलियम, गैलियम जर्मेनियम्स भी होते हैं लेकिन गैलियम की यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनिक, आर्सेनाइड, आर्सेनिक वही है। सोलर सेल बेसिकली जो हम लोग रोड रोड पे देखते हैं वो सोलर सेल क्या होता है, सिलिकॉन आर कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन, ठीक है। एक्चुअली एफिशिएंसी फॉर कमर्शियल अवेलेबल सेल इज 10 to 12% रॉ मटेरियल, मतलब 10 से 12% ही उसमें एफिशिएंसी होती है, क्या करें, सोलर सेल में, ठीक है, सिलिकॉन के, ठीक है। उसी तरह गैलियम आर्सेनिक आर्सेनाइड की बात की जाए तो 20 से 25%, राइट। और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी सेलेनियम्स की होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं है लेकिन आपको याद करने वाली चीजें ये 3 चीजें, राइट, ठीक है। सोलर सेल पैनल्स की बात की जाएगी अब। सोलर सेल पैनल्स अरेंज साइड बाय साइड कनेक्टिंग ईच अदर इन सच अ वे दैट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द total capacity to provide electricity can is increase an arrangement of solar cell panel, ठीक है। और सोलर सेल पैनल क्या होता है, बेसिकली यूं होता है, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सब गायब है, सबने 10th पास कर लिया फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस, आर यू गाइस सीरियस? बताओ भाई शिवा। So potential difference, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point एक to मिनट, the एक other मिनट, point. मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, इतना लंबा चौड़ा बताओगे तो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ। So potential difference V equals to W upon Q, I think. W अपॉन क्यू। Yes sir. पोटेंशियल डिफरेंस को V कहते हैं। Yes sir. और सर इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। हाँ परफेक्ट, वोल्ट होती है, सही बात है कि वर्क डन एक पर्टिकुलर Q इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट, या इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q क्या होता है? सर चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कोलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक कोलम्स, ठीक है। तो वर्क एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि 1 इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात की जाए कि 1 कूलम्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है 2 पॉइंट इंड में, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आवाजें जो आ रही है ना छोटे बच्चे की, प्लीज इसको बंद करिए, क्योंकि मेरे कान में लग गया बहुत तेज। कोई नहीं, जनरली सिंगिंग, राइट। सोलर सेल मटेरियल्स आप लोगों ने पढ़ लिया, सोलर सेल पैनल पढ़ लिया, ठीक है। पैनल के बारे में एक बार पढ़ के बताओ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इस वजह से जानने की जरूरत भी नहीं है। 10th पढ़ लिया आप लोगों ने, इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी मैंने, ठीक है। पढ़ो और यूज ऑफ सोलर सेल पढ़ते हैं जल्दी से। ये पढ़ो सोलर सेल पैनल, इसमें कुछ ऐसा है जो क्वेश्चंस आप लोगों को पुट करना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पूछते हो तुम लोग, पढ़ाई हो ही नहीं रही आप लोग की, क्वेश्चन क्या पूछोगे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना है तभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ लिया सोलर सेल पैनल? sir. क्या सोलर सेल पैनल में कुछ ऐसा चीज है जो सर पूछने लायक है? मुझे नहीं लगता, इस वजह से मैंने सब आप लोगों को पढ़ाया है कि भाई देख लो एक बार। आगे बढ़े, यूज ऑफ सोलर सेल देखें।
बताओ भाई। आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। सब साइलेंट मोड पे क्यों चले जाते हैं सब। Solar cell are used providing electricity in the artificial satellite and space props. Artificial satellites में क्या होता है? सोलर सेल्स लगे होते हैं। सोलर सेल्स लगे होते हैं और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मूवी में देखा होगा, स्पेस वगैरह के अगर सीन देखा होगा, उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, ठीक है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब जाहिर सी बात है, स्पेस में कोई ऐसा एनर्जी प्रोडक्शंस का कुछ वो नहीं लगा सकते, टाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरत होगी, उनको भी कंप्यूटर चलाने हैं, तो वहाँ सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है, उन्हीं का यूज वहाँ पे होता है। गॉट इट? इन इंडिया सोलर सेल आर बिहाइंड यूज ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, जाहिर सी बात हम लोगों ने देखा ही होगा, ट्रैफिक्स में भी यूज होता है, सिग्नल्स वगैरह, या फिर ऑपरेटिंग वाटर पंप, रनिंग रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे सोलर सेल लगा दिया जाती है, क्योंकि सोलर सेल सनलाइट से चलता है और सनलाइट तो इजीली अवेलेबल हर जगह होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये इसका सोलर सेल का यूज होता है, ठीक है। सोलर सेल यूज ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द लाइट हाउस, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लाइट हाउस के लिए, ठीक है। सोलर सेल ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉच एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर्स वगैरह भी देखे होंगे आप लोग, सोलर सेल से चलते हो, या वॉच सोलर सेल से चलते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स क्या है? सोलर सेल नो मूविंग पार्ट्स, रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है, ठीक है सर, विदाउट यूज ऑफ एनी फोकस डिवाइस, मिरर और लेंस, ठीक है। सोलर सेल्स कोई छत वगैरह पे है क्या? मेरे को ऐसा साउंड आ रहा है हवा की। अच्छा, मैंने बोला तो सबने बंद कर लिया। बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोलर सेल के एडवांटेज पे बात हो रही थी, ठीक है। सोलर सेल कैन बी यूज ऑफ सोलर सेल ट्रेडिशनल फ्यूल या सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी में भी इसका यूज करते हैं। फ्यूल्स क्या, ट्रेडिशनल फ्यूल्स क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है, कोई बता। कोल, पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम से सोलर एनर्जी का क्या लेना देना है? वो सब ट्रेडिशनल फ्यूल्स है। ठीक है, ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, बट सोलर सेल यूज कहाँ, ट्रेडिशनल फ्यूल्स में कैसे यूज होता है? सब वो सेव करता है ट्रेडिशनल फ्यूल्स को। यही यूज ऑफ सोलर सेल सेव्स ट्रेडिशनल फ्यूल्स। ट्रेडिशनल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम्स, अगर सपोज करो एलपीजी जो होता है हमारे घर में जो गैसेस होते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं, अगर सोलर सेल से भी उसका यूटिलाइजेशन होता है, हीट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी बन सकती है भाई, जो हम लोग अभी नहीं पढ़ोगे लेकिन बाद में भी। अभी तो आप लोगों ने हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट प्रोडक्शन हो सकता है। आपने देखा होगा जो येलो कलर वाला बल्ब होता था पहले, उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, या फिर फ्रीज को देखा होगा, फ्रीज के जिस कमरे में फ्रीज होता है वहां पे बहुत ज्यादा हीट होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोडक्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई सवाल नहीं? पक्का ना? डिसएडवांटेज बताओ सोलर सेल का, बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा आई थिंक डिसएडवांटेज क्या होता है, पढ़ के बताइए 4 पॉइंट से। 4 लोग हैं, चारों को एक पॉइंट बताओ खट से, बिल्कुल जल्दी। 4 ही लोग हैं ना? सोलर सेल को मैन्युफैक्चर करना कॉस्टली पड़ता है। सोलर सेल को मैन्युफैक्चर करना कॉस्टली पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी है, बट उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, ठीक है, गुड। आगे और क्यों उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगा है बताओ? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को जोड़ के जो सोलर पैनल्स बनते हैं उसको जोड़ने के लिए सिल्वर का यूज किया जाता है। सिल्वर, राइट, ठीक है। सिल्वर हाँ, मैंने एक और बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, सिलिकॉन्स की कुछ ना सेमीकंडक्टर हैं, ये बहुत महंगे होते हैं बेसिकली, ठीक है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं हर जगह, ठीक है, इसी वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है।
द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग सोलर सेल इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। छोड़ दो, ये पढ़ ही लिए। ये बताओ फर्स्ट वाला क्या लिखा है? सर Silic- सिलिकॉन नेचर में तो बहुत अबंडेंट है, लेकिन जो हम लोग का स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन चाहिए रहता है सोलर सेल्स के लिए हाँ लिमिटेड है। हाँ, मतलब जो हमें सिलिकॉन सिलिकॉन तो मतलब अगर बात किया जाए अर्थ में सिलिकॉन में बन मतलब बहुत ढेर बहुत मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो स्पेसिफिक सिलिकॉन्स जो सिल्वर सोलर सेल बनाने के लिए यूज करते हैं बहुत लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। इस वजह से इसके कॉस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल आर क्वाइट लो, इफिशियंसी बहुत कम है उसकी। मतलब एक सोलर सेल, छोटे से सोलर सेल से सिर्फ कुछ ही चीज चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा घर की बिजली नहीं दे सकते, ठीक है। The application of solar cell are limited. The domestic use of solar cell limited due to the high cost. High cost होने की वजह से limited बहुत हो जाता है so इसका, ठीक है। क्या limited होता है भाई? सोलर सेल एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस क्या होता है? फोर्थ पॉइंट को कोई मेरे को समझा सकता है? बताओ भाई, फोर्थ पॉइंट को समझाइए मेरे को, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मतलब शायद से कि सोलर सेल का यूज हर काम करने को नहीं किया जा सकता, पर क्या काम वो नहीं पता। हाँ, सोलर सेल को हर काम में यूज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको सपोज करो कि क्या कह सकते हैं, लाइट अगर जलानी हो, या फिर आपने एक और चीज देखी होगी, सोलर सेल से जो उसमें टंकी वगैरह में लगा होता है सोलर सेल, उससे क्या होता है ठंड के दिनों में जो वाटर से सनलाइट आ रही है वो क्या आ रही है, पानी को गर्म कर दे रही है। इस वजह से हीट वाटर से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हीट वाटर से जनरली हम लोग नहाते वगैरह, ठंड में पानी और ठंडा हो जाता है ना, सेम वहाँ पे सोलर सेल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज में ये इस वजह से आता है क्योंकि गर्मी के दिनों में तो हमें हीट वाटर चाहिए नहीं, गर्म पानी नहीं चाहिए नहाने के लिए, तो उसका वो डिसएडवांटेज में आ जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम द सी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही होती है टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल पावर प्लांट्स होते हैं कुछ। अब टाइडल एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग, इतना तो हम लोग पहले आई थिंक सोलर सेल्स तक, सोलर सेल नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। सोलर सेल से पहले सारी चीजें पढ़ चुके थे आप। चलो, एनर्जी फ्रॉम द सी से जो एनर्जी निकलेगी टाइडल एनर्जी होगी। टाइडल एनर्जी आपको पता है टाइड दो तरीके के होते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड, राइट। हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है। अब एनर्जी कैसे प्रोडक्शंस होते हैं इसके पढ़ के बताते हैं। एवरी डे द मून एंड द लेजर एक्सटेंड द सन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ कॉजिंग द। अच्छा, हाई टाइड और लो टाइड आता क्यों, ये बता सकते हो आप लोग? बताओ भाई। हाई टाइड और लो टाइड का प्रोडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है? सब साइलेंट हो गए, वो लोग नहीं यहाँ पे या फिर चले गए? हेलो, हेलो, यस सर। बताओ भाई, वेट कर रहा हूँ मैं। सर जो ग्रेविटेशन रहता है, पुल रहता है, उसके वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ाओ, रुकने की जरूरत नहीं है, फोकस हमारे यहाँ पढ़ाई पे होना चाहिए ना। ग्रेविटेशन जो होता है वो बताओ, शमा सुन रहा हूँ। यस सर, जो मून अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है उसके वजह से हाई टाइड्स आते हैं और फिर वो पानी वापस चला जाता है। ग्रेविटेशनल पुल मतलब कुछ ग्रेविटी होती है वो खींचती है अपने तरफ, क्या खींचती है? पानी को। सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप बता दीजिए। मैं कंफ्यूज हो या आप? हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर। ठीक है, टाइडल एनर्जी का एक बार पढ़ो तो ये चीज क्या लिखा हुआ है, इसी में सारी चीजें हैं। आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे?
ये टाइडल एनर्जी लिखी है नहीं, इसी में ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ये इसी में सारी चीजें सब पढ़ो। पढ़ लिया? बताओ। पढ़ लिया भाई टाइडल एनर्जी? यस सर। बताओ क्या होगा टाइडल एनर्जी? सर एवरी डे जो मून होता है वो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से अर्थ के जो ओशंस का वाटर होता है वो बाहर की ओर आता है और अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते रहता है। इस वजह से दिन में 2 बार टाइड्स आते हैं। जनरली। यस सर। और अच्छा, मून की जब बात हुई तो वो मून जो होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व होता है या रोटेट होता है? बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है ये, 6th-7th में पूछा जाता होगा। सर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और रोटेशंस नहीं करता है। और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है? अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है और अपने एक्सेस पर रोटेट करते रहता है। अर्थ वही सेम केसेस मून के साथ क्या होता है? मून अर्थ के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता रहता है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है भाई, मून का कोई एक्सेस नहीं होता है, बताना चाहिए सबको, क्योंकि मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आते हैं। खैर वो बात बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, नोट कर लो, ऐसे कहीं भी पूछ सकता है कोई भी। ग्रेविटेशनल का बहुत बड़ा रोल है किसमें? हाई टाइड और लो टाइड को आने के लिए, ठीक है। जब मून जो होता है उसमें ग्रेविटेशनल पुल्स लगाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, और यही ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से टाइड जो पानी होता है वो खींचा चला आता है, हाई टाइड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। सेम टाइम अर्थ रोटेट ब्रीथ दिस वाटर, और उसी सेम टाइम्स में जब मून जो होता है वो क्या कहता है? पुल करता है ग्रेविटेशनल पुल्स के थ्रू। उसी सेम टाइम्स में जो अर्थ होता है वो भी क्या कहता है? रोटेट करता है। किसके किसके रोटेट कहाँ करता है? वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। और इसी वजह से, अच्छा छोड़ो हाई टाइड और लो टाइड का, मैं एक और बहुत छोड़ो प्रैक्टिकल बताता हूँ। पानी लेना, पानी लेने के बाद ना उसको गोल गोल घुमा देना, ठीक है। गोल घुमाओ, आप देखोगे एक बीच में एक गोल सा बिल्कुल बन जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वही चीज क्या होती है? ग्रेविटेशनल पुल होती है, वो खींचती है अपने तरफ, ठीक है। जब मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, पानी को बहुत तेजी तरीके से, आ रहा है समझ में सबको? देखा है ना बचपन में, किया भी होगा आई थिंक सबने। पानी को जब रोटेट करेंगे बाल्टी के अंदर तो क्या होता है? वो एक बीच में वेव का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वही वेव के फॉर्मेशंस को एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ा अगर ओशन है, ओशन में ही टाइड आते हैं जनरली, या सी में, ठीक है। तो मून जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल्स के थ्रू वाटर को खींचता है, इस वजह से हाई टाइड आते हैं। और जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से वो लो टाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा, ठीक है, एक साथ होंगे। So twice each day and Earth coastlines experience high and low tide. Earth coastline वही Earth का coastline मतलब sea का। These tide just river and stream are water in motions. मतलब अगर सिंपल भाषा में इसका
वो बताया जाए तो वाटर जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। एक मिनट, वाटर के मूव करने की वजह से क्या होता है वो? Sir, screen is not visible. हाँ रुक जाओ। अरे इनवैलिड क्यों? डॉक्यूमेंट्स फाइल्स डाउनलोड। ओके, एक मिनट, इनवैलिड क्यों हो गया ये अचानक से? डॉक एक मिनट होल्ड करिए आप लोग, पता नहीं क्या हो गया ये अचानक से इसको। डॉक्यूमेंट्स डिवाइस डाउनलोड। हेलो, Yes, sir. सभी होने हैं, चले गए सबके सब? सब Sir, चले गए? चला क्या है? Are you serious? मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ भैया अभी सभी को। एक मिनट, मुझे 5 मिनट दो, फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सब छोड़ क्यों चले गए, बता के जाना चाहिए ना। पता नहीं sir. ओके, 5 मिनट दो, फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है सबको। एक्चुअली करप्ट हो गई वो फाइल ही जो इससे पढ़ा रहा था। हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, आ गई भाई फाइल। सॉरी वो पता नहीं क्या हो गया अचानक से, चलते चलते वो अपने आप करप्ट हो गई थी फाइल। फिर से मैंने डाउनलोड किया। सब चले गए, चलो ठीक है, कोई नहीं। आसिफ आ गया, और वो कहाँ गई सानिया? बता के जाया करो भाई, मैसेज डाला है कि नहीं किसी ने? सर नहीं डाला अभी। क्यों, चले कहाँ गए थे तुम लोग? सर आपने वो बोला कि हाँ ओपन नहीं हो रही पीडीएफ, तो हम सोचा दोबारा से हम ट्राई करें। अच्छा, मतलब ओपन नहीं रहती थी, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आऊंगा ना। ओपन नहीं होगी, अगर मेरे को जाना होगा तो ऑब्वियस मैं पहले कंफर्म करूंगा सबको, तब जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। सर एक मिनट, सानिया को मैं अभी मैसेज कर रही हूँ। हाँ मैसेज कर दो उसको, अगर नंबर है तो ज्वाइन करे फट से, तब स्टार्ट करते हैं। आज कंप्लीट करते हैं चैप्टर, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बोल दिया सर। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, चला कहाँ जा रहा है? इको इकोनॉमिक्स। सर हैक तो नहीं कर लिया किसी ने डाटा आप पे? कौन हैक करेगा? अरे सब कुछ ये पता नहीं, फाइल चली जा रही है अपने आप, करप्ट हो जा रही है। कुछ होगा रीजन, पता नहीं रीजन क्या है। जाना मत, पढ़ा के जाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। सर नहीं जाएंगे, हम भी वेट कर रहे हैं सर हम। हाँ हाँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये दिक्कत है, कब कौन सी फाइल कहाँ से गायब हो जाए कुछ पता नहीं चलती है। ये देख, ठीक है, दिख गया आप लोग को आई थिंक। यस सर। ठीक है, Yes, आप sir. दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है फाइन। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग अभी? टाइडल एनर्जी पर। टाइटल एनर्जी। सी न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, टाइडल एनर्जी, राइट। टाइडल एनर्जी की बात हो रही थी हम लोग की अभी, ठीक है। यस तो टाइडल एनर्जी के बारे में दो चीज हम लोगों ने बात की थी, हाई टाइड एंड लो टाइड। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको, हाई यस सर। टाइड और लो टाइड क्यों प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यस सर। अगर नहीं समझे एक बार फिर से इसको पढ़ना, और ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा कल, अगर मतलब अगली क्लासेस में, कि हाई टाइड या लो टाइड होती क्या है, नेट से कहीं से भी कुछ भी बुक से मिले, नॉलेज इकट्ठा करना और मैं पूछूंगा, ठीक है। ओके। टाइडल पावर प्लांट क्या होता है भाई? टाइडल पावर प्लांट, ए टाइडल पावर प्लांट कैन बी लोकेटेड एट द माउथ ऑफ ए एरोडे वेयर टाइड्स कैन रेगुलर एंड एप्रिशिएट। मतलब टाइडल पावर प्लांट वहां लगाते हैं जहां पे वेव जो होती है वो जनरली हमेशा आती है। अब वेव कहाँ आती है? ओशियंस और सी के पास, जाहिर सी बात है, ठीक है। यस सर। At the high tide, the level of water in the bay rises and allowed to flow the collect behind the dam. और जब हाई टाइड आता है तो क्या होता है, डैम में वाटर जो होता है वो स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, वही हाई टाइड की वजह से, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और फिर यही जब डैम में स्टोर्ड हो गया तो यहाँ से कौन सा एनर्जी फिर से लगता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, डैम से स्टोर्ड होकर जो एनर्जी बनती थी, हाइड्रो पावर प्लांट ना। यस सर, हाइड्रोप्लान वो बनती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो यहाँ तक तो पता चल गया ना कि टाइडल मतलब, टाइडल पावर प्लांट का बेसिकली मतलब ये है कि टाइड से जो एनर्जी प्रोड्यूस है, टाइड मतलब दो तरीके होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है, हाई टाइड जब आता है तो वो पानी जो होता है अपने साथ खींच के लेके आता है पानी, ठीक है, और वो स्टोर्ड हो जाता है डैम्स में, ठीक है। अब यहाँ से डैम्स से हम चीजें प्रोसेस जानते हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट की, तो वो सारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ठीक है। टाइडल एनर्जी इज सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स सिंस इट्स एन रिन्यूएबल्स। टाइडल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पता ही आपको रिन्यूएबल्स क्या होता है, ये पता होगा तो ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। टाइडल एनर्जी इज अ पॉल्यूशन फ्री है, ऑब्वियस है। और टाइडल एनर्जी कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर, इट इज इंडिपेंडेंट एंड अनसर्टेन ऑफ रेनफॉल। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता था कि हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर्स कब आते थे, जब बरसात होती थी, ठीक है, तभी तो पानी आते थे और डैम में इकट्ठा होते थे। और Yes, sir. टाइडल्स में क्या होता है, टाइडल्स में तो ओशन में ऑब्वियस हमेशा पानी रहता है, तो ओशन में टाइड जब हवा मतलब हमेशा चलती है, टाइड आते रहते हैं, ठीक है, यस दिन में 2 बार आते हैं, तो वहां से वो वाटर्स आके डैम में इकट्ठे होते हैं, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी, डैम वाला जो प्रोसेस है वो हाइड्रो पावर प्लांट से हमें प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ा जाए।
यस सर। योग की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर दिक्कत होगी तो मेरे को अगले क्लास में जरूर क्वेश्चन पूछा करो भाई। बस दो, बहुत ज्यादा अब नहीं है, अब बस ये 2 शीट्स हैं। इस वजह से इसको खत्म करने की अगला 2 चैप्टर्स हैं, उसको धीरे धीरे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक्स हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटली डिपेंड हैं एक दूसरे पे। इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तभी मैग्नेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक 10th का पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने 2 चैप्टर तो ऑब्वियस से कंप्लीट कर लिया। एक तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस एंड ह्यूमन आई, ठीक है। अगर जिसको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो उसके लिए हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। 1 या 2 दिन, जितने दिन भी लगे, पूरा रिवाइज करेंगे। फिर जाके हम लोग 9th का सिलेबस पढ़ेंगे फिजिक्स का, राइट। ओके सर। ओके सर। और जब पूरा कंप्लीट कर देंगे तो 3-4 दिन में हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व कर देंगे तो फिजिक्स ऑब्वियस से कंप्लीट ही हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स जो होंगे या फिर जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो हम एक टाइम बात करेंगे, जब हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे। इस वजह से कह रहा हूं मैं, क्योंकि लिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें थ्योरी की नॉलेज बहुत जरूरी है होना, ठीक है। और थ्योरी जब होगी तभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर जो वहां पे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा फिर हम लोग थ्योरी से दोनों को मैच करेंगे कि कहाँ क्या चीज गलती हुई या फिर क्या पढ़ना और बाकी रह गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप लोग की फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री की क्लासेस होती नहीं होगी, केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस अभी यस नहीं हो रही सर। हो रही है। ठीक है। फिजिक्स जब कंप्लीट हो जाएगी तो आई थिंक केमिस्ट्री और बायो की भी हो। मैथमेटिक्स में अभी तक 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना। हाँ, वो एपी भी सर कंप्लीट होने वाला है सर। अच्छा 3 हो जाएगा कंप्लीट होने वाला। हाँ, एपी भी लास्ट में चल रहा है सर। सही है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, राइट, ठीक है। यस सर, यस सर। हम लोग इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं थोड़ा। किसके, टाइडल एनर्जी के, राइट। The rise in the flow of water during tide is not high enough to generate electricity on a large scales. बहुत large scales पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत टाइड एनर्जी ऐसा नहीं कि जैसे सोलर एनर्जी के साथ सेम होता था। सोलर एनर्जी में हम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, वो एक पर्टिकुलर चीज ही के लिए हम लोग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेम चीज ये होता है टाइडल के साथ। और हाइड्रो पावर प्लांट में भी सेम चीज होता है। अब ये नहीं कि हाइड्रो पावर प्लांट से हम पूरे गांव वालों को बिजली दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो सर ये राइट। फिर आती कहाँ से बिजली फिर ये? हाँ, फिर कहाँ से आती सर ये बिजली? बिजली कहाँ से आती, मैं इसको एक और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। होता क्या है कि अभी आपने कहा कि मतलब सारे गांव को थोड़ी दे देंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ फिर ये सारे गांव में ये मतलब सिटी वगैरह में फिर बिजली आती कहाँ से? हाँ, सर आपने सेंटेंस बोला था कि मतलब इससे हम सारे गांव को बिजली थोड़ी दे सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ सर फिर ये गांव में और ये सिटी वगैरह में इनमें जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है? ये तो जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत सारे प्रोसेस हैं इसका। जनरेटर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, स्टोर होती है ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर से हमारे हाउस होल्ड में चीजें आती हैं। तो ये उन जगह के लिए जहाँ पे इजिली अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मूवेबल अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सोलर पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जनरेटर्स वगैरह या फिर जनरेटर कह सकते क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफार्मर्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पे या तार वगैरह ऐसा नहीं है कि वहां तक पहुंचाएं। जनरली रिमोट एरिया वो जगह होता है जहाँ पे इजिली सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। या फिर किसी का समुद्र के पास हो तो वहां टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अगर जिसके गांव वगैरह में बायोगैस प्लांट होते हैं वहां से भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी नहीं या फिर हीट एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा सोर्स ऑफ एनर्जी में इसी वजह से आता है कि ये एनर्जी का एक यूज कहाँ हो रहा है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, इस चैप्टर से पूरा हम लोग वही पढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? 2 ही लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और जब अगर पानी कम और ज्यादा होता है, हाई टाइड लो टाइड में, डैम्स में अगर पानी कम हो गया तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, आपको पता ही है। उसके लिए बहुत पानी डैम्स को पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। और भरा कब होता है, 2 ही केसेस में होता है, या फिर हाई टाइड आएगा तो वो भर जाएगा पूरा डैम, या फिर बरसात बहुत ज्यादा हो गया तो भर जाएगा। तो टाइडल एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट्स बेसिकली दोनों एक दूसरे के एकदम कंबाइन है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में सिर्फ एक चीज होता था, हाइड्रो पावर प्लांट में जो
बारिश का पानी होता था वही इकट्ठा होता था, या फिर उससे क्या नाम है, नदी वगैरह से, नहर वगैरह से पानी को इकट्ठा कर लेते थे। टाइडल में ओशन से जो टाइड आती है, हाई टाइड, उसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अलग है, मॉडिफाइड है, ठीक है। शिमा आ रहा है आपको समझ में? यस यस सर। मैं नहीं हूँ भाई। There are a few sites that are suitable for build dams, और डैम्स हर जगह बना नहीं सकते। अब मैं ये कहूँ कि अब मैं दिल्ली में डैम्स बना रहा हूँ, यहाँ तो आसपास में पानी का कोई है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे डैम्स नहीं बना सकते ऑब्वियस है। तो ये इसका क्या आता है, डिसएडवांटेज में आ जाता है, ठीक है। द कॉन्टिन्यूशन आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते, आपको पता ही है। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब वाटर में डैम इकट्ठा हो गया तो फिर हाइड्रो पावर प्लांट का काम होता है वहां से, ठीक है। तो ये सारे एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जब तक एक दूसरे, और सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे से, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। इसी वजह से हम लोग बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, और सी वेव एनर्जी की बात करें कि सी वेव एनर्जी होती क्या है भाई, क्या होती है सी वेव एनर्जी? आपने देखा होगा कि पानी जो है, अब ये सारा यहाँ से जो चैप्टर है अभी तक तो आप लोग को बहुत सब कुछ समझ आता होगा। अब ये वाला थोड़ा सा ये समझ आना तो ठीक है, समझ सकते हैं आप। ये तीन जो है, सी एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें, याद मतलब इससे जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछता है, अगर एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं जो चीजों से पूछे, बट आपको बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। और सी वेव एनर्जी में क्या होता है एक बार पढ़ के बताता हूँ। विंड स्ट्रेकिंग द सरफेस ऑफ सी वाटर जनरेट सी वेव, ओशन वेव, द रिजल्ट वेव पार्टिकल अडॉप्ट, ठीक है। दिस काइनेटिक द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेटर द स्पीड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ विंड, द डेप्थ ऑफ द एरिया। हाँ, आपने ये देखा होगा कि, अच्छा जनरली पानी में भी देखा होगा, पानी जब आप क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो आप देखे होगा कि नीचे का पानी जो होता है या बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और ऊपर का पानी नहीं होता है जल्दी गर्म होता है। जब नीचे से फ्लेम दे रहे हैं, ठीक है, चूल्हे वगैरह पे करते हैं ना, तो ऊपर ऊपर देखोगे पानी, हाथ डाल के देखो तो उतना गर्म नहीं, लेकिन नीचे का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। सेम अपोजिट केसेस क्या होता है सी वेव एनर्जी में, क्या होता है, सॉरी ये तो हम थर्मल में पहुंचे। सी वेव एनर्जी में हम लोग क्या वो करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ऑफ वाटर। जब हवा चलती है तो वाटर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। यस सर। वो जो मूव करने से उसमें काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब वो हवा जो समुद्र के पास होती है तो उसमें बहुत सारे यूज हम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उस हवा का, जैसे कि हम लोग टरबाइन लगा सकते हैं उस हवा से, और जब हवा चलती है तो वो मूव करेगा टरबाइन, और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अभी हम लोगों ने बात की थी, किस चीज की बात की थी, वो शाफ्ट लगाते हैं ना, क्या कह रहे थे वो कौन सा एनर्जी था जिसमें हम लोग देखे होंगे कि, अरे देखे होंगे मूवी या फिर दोनों एयर में भी देखे होंगे, बहुत बड़ा सा एक फैन लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसका यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं सी वेव एनर्जी के पास। समुद्र के पास हवाएं जो होती हैं वो जनरली ठंडी चलती हैं और गर्म चलती हैं, ये बता दो मेरे को। दिन के मौसम में जाहिर सी बात है वो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो हवाओं का मतलब तेज चलने की वजह से क्या होता है, अगर हम वहां पे टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन मतलब पता ही है वो चक्की, ठीक है, हाँ, वो रोटेट करता है, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। सी वेव एनर्जी आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सर एक चीज समझ नहीं आ रही सर, जनरेट और ये प्रोड्यूस मतलब किसमें क्या मतलब है सर, इसका सर डिफरेंस? जनरेट मतलब जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं हम लोग, सपोज करो कि, ठीक है, और अभी दूसरा बोला था प्रोड्यूस, मतलब दोनों सर। प्रोडक्शन और जनरेशन में क्या फर्क है? देखो, हमने क्या किया कि डैम बनाया, ठीक है, कुछ प्रोसेस हुआ उसका, फिर पावर हाउसेस बनाया, तो डैम वाला में जो डैम से यहाँ तक का पावर हाउस तक का प्रोसेस है, इसको कहेंगे प्रोडक्शंस, प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी।
और जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी बन के निकलेगी इसको कहेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ आप ये चीज आप लोग को? शिमावा आपको? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। सी वेव एनर्जी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक सी वेव एनर्जी क्या होता है, हो गया है भाई? आगे यस बढ़ूं? सर। आपको मैं 3 होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अब होमवर्क मिलता रहेगा आप लोगों को। क्या क्या होमवर्क दे रहा हूँ? ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, यस सर। और जियोथर्मल एनर्जी और सी वेव एनर्जी, ये तीनों आप होमवर्क करो। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वही सारी चीज यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। बट Yes, sir. प्रोसेस इसका प्रोडक्शन, हम लोगों ने जनरेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये थ्योरी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट नहीं करते हैं जनरली, बट आपको जानना जरूरी है। तो ये सारा होमवर्क रहेगा आप लोगों का, शिमाब और आसिफ दोनों लोगों। मेरे को थोड़ा बहुत बताना, ठीक है, कि चीजें क्या हो रही, क्लियर करना, ठीक है। और हाई टाइड और लो टाइड मैंने पहले ही बताया, 4 आप लोग को होमवर्क दे दिया हूँ और मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यस सर। शिमाब आप नहीं हो ग्रुप पे तो आप मेरे को उस पे बता देना, मतलब जब ज्वाइन करेंगे तो क्वेश्चंस, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हार्सनिंग जियोथर्मल्स क्या है? जियोथर्मल प्लांट कैन ऑपरेट राउंड क्लॉक अनलाइक दिस बेस्ड ऑन सोलर एंड टाइडल एनर्जी। बेस्ड होते हैं सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी पे। कौन से? जियोथर्मल्स एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री, ऑब्वियस है पोल्यूशन फ्री। इट इज चीपियर टू टर्न जियोथर्मल प्लांट इनटू कोल बेस्ड प्लांट। और कोल बेस्ड प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो कर रहे थे, कोल जला के और इलेक्ट्रिसिटी वहां से हीट जाके इलेक्ट्रिसिटी, उससे चीपर होता है जियोथर्मल। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, स्टडी अबाउट अर्थ, जियोलॉजी, ठीक है। Yes, sir. जियो मतलब अर्थ होता है, प्लैनेट कह सकते हैं, अर्थ ही जाओ बेहतर है, एक ही हम लोग प्लैनेट है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्री और रिन्यूएबल्स, जियोथर्मल। अच्छा, इन सबसे ना क्वेश्चन सिर्फ देखो यही आ सकता है कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल्स है, कन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस इन पूरे चैप्टर से आएगा। एक इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ लास्ट में, देखो क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे पूछा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता है क्या Yes, होता sir. है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल गैस में कौन कौन से नेचुरल गैस कंसिस्ट होते हैं? आपको पता ही है नेचुरल गैस यानी कि मेथेन विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन और प्रोपेंस। मेथेन की हम लोग बात किए थे, CH4 की बात की थी ना हम लोगों ने अभी तक। Yes, sir. तो यस सर। ये नेचुरल गैसेस में आते हैं। वही तो काउ डैंग से जो नेचुरल तरीके से निकलते हैं वो वही होंगे, मेथेन और इथेन और प्रोपेंस स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, बट मेथेन इज द गुड आंसर, ठीक है। तो सेकंड का ये हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट क्या करता है आप बताओ Potential इसमें से? energy, सो electric वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को हाँ, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है। इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग बायोमास फ्यूल्स? बायोमास फ्यूल्स क्या है? ऑब्वियस है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि एनिमल डंग होता है, ठीक है। Yes, sir. एनिमल डंग्स होता है और एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। प्लांट से एग्रीकल्चर वेस्ट जो निकलता है उसको भी डालते थे किसमें? बायोमास, बायो गैस प्लांट में, और एनिमल डंग को भी डालते थे। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है। बायोगैस मिक्सचर किस चीज का है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। Which of the following is not directly and indirectly derived from solar energy? सोलर एनर्जी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं होते। जियोथर्मल मतलब हमें अर्थ से प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, ठीक है, Yes, sir. ठीक। और इसमें एक और चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सुटेबल फॉर मेकिंग एटम बम? एटम बम बनाने के लिए कौन सा सुटेबल्स है बताओ? यूरेनियम 235। ए यूरेनियम। यूरेनियम 235 होता है, आप Yes, लोगों sir. ने 10th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा इसी तरह का आएगा, बहुत हार्ड वगैरह नहीं आएगा इसमें कि एकदम सब कुछ इसी में इन्वेस्ट करना है टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आप लोग को इसको क्लियर करना है, ठीक है आपको। Yes, sir. Yes, sir. एक पता चल गया ना कि क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। चलो अभी सारे नहीं है वरना मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले चैप्टर्स, अगले मतलब क्लासेस में, ठीक है Yes, sir. सबको। तो आप लोग को होमवर्क 3-4 चीज मिला है, आप मेरे को बता देना, ठीक है।
ओके ओके Okay, सर चलो अब अगले क्लासेस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज भाई सबको। अल्लाह हाफिज। Bye. ठीक है।